अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वन ऑफ द मेजर टॉपिक इन द कैलकुलस। ठीक है। और कैलकुलस के कुछ मेजर टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट आता है कैलकुलस के स्टार्ट में ही, और जो कि बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है और कंसेप्ट है, not only in the calculus, not only in the mathematics, not only in the science subject, as well as it is useful for the medical sciences, it is useful for the financial sciences। जो भी जितने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें हों या आपके मेडिकल साइंसेस या बायोलॉजिकल फिनोमेनास हो, तो इसमें इस टॉपिक के बहुत ही यूज़ होने वाला है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, और इससे रिलेटेड कि ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड आई होप दैट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो you will be able to apply this topic, apply this concept in all of the fields in which are in your front। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी बंदा मेडिकल फील्ड में हो तो वो इसको मेडिकल फील्ड में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। अगर कोई बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल इसका पैमाइश कर रहा है, मतलब जो भी है, तो मेजरमेंट कर किसी चीज़ का कर रहा है, तो वो इसी की मदद से ही कर सकता है। अगर आपके साथ एक बिगड़ा हुआ शेप है और बहुत ही मतलब इसका रिजिड बॉडी है और आप इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इसमें भी इस फंक्शन का लिमिट का यूज़ आपने करना है। ठीक है। मतलब आप इसकी मदद से आसानी से अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हो। ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। यही वो टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये आपको पता है कि हर एक फिनोमेना को हम एक फंक्शन की मदद से, मैथमेटिकल फार्मूले की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन है, कुछ कवानीन है, कुछ उसूल है, कुछ प्रोसीजर है, जो कि आपने उसको अप्लाई करके उसकी मदद से हर एक रियल वर्ल्ड फिनोमेना को एक फंक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं और आपके साथ एक जूसर पड़ा है और मिल्क आपके साथ पड़े हैं, तो अगर आप ये चीज़ें उठाते हैं और कंबाइनली इसको आप इस जूसर में डालते हो, तो इसके आउटपुट में आपको एक ज़बरदस्त मिल्क शेक मिलेगा। ठीक है। विद द ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है। ए फंक्शन इज इन मैथमेटिक्स इट्स नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक अ मशीन। ये एक मशीन की तरह ही काम कर रहा है। तो अच्छा, सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि लिमिट है क्या चीज़ और ये हमें क्या शो करता है। ठीक है। सो यहाँ पे ये आप नोट करें, इधर मैं इसका स्टार लिखता हूँ। स्टार का मतलब ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। सो लिमिट्स आर यूज्ड लिमिट्स को हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? टू डिस्क्राइब हाउ अ फंक्शन behaves as the independent variable moves toward a certain value। इसका मतलब यह है कि when you are checking the behavior of the function you are using the limit। ठीक है। मतलब लिमिट हमें क्या चीज़ देता है?
लिमिट का कंसेप्ट क्या है? लिमिट आर यूज टू डिस्क्राइब हाउ अ फंक्शन बिहेव्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू नो अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो डोमेन होता है, जो इनपुट आप देते हो एक फंक्शन को, तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो आपको आउटपुट मिलता है उसके कोरिस्पॉन्डिंग्स, तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मिल्क शेक बनाना चाहते हो, तो अगर आप उसमें इनपुट में बनाना डालते हो जूसर में, तो आपको बनाना का ही मिल्क शेक मिलेगा, न कि आपको एप्पल का मिल्क शेक मिलेगा। सो द मिल्क शेक डिपेंड ऑन योर आइटम्स। यहाँ पे जो आप इनपुट डालते हो, अगर आप बनाना डालते हो जूसर में, तो आपको उसके मुताबिक मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा जब उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, वो एक ख़ास वैल्यू की तरफ जा रहे हो, या ज़ीरो की तरफ, या इन्फिनिटी की तरफ, या एक मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू और भी आप कंसिडर करें, जनरल एक्स टेंड्स टू ए कंसिडर करें, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर हम कहेंगे कि इस फंक्शन का मतलब बिहेवियर क्या है, ठीक है। अच्छा, before going to definition, let me tell you a very interesting example which we will consider in the limit, ठीक है। लिमिट्स के जो इश्यूज है ये हर जगह फेमिलियर होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसिमल्स। डिसिमल तो आपको पता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक डिसिमल कंसिडर करता हूँ एक फ्रैक्शन, ठीक है। एक फ्रैक्शन कंसिडर, जनरल आइडिया आप यहाँ पे लिखें, जनरल आइडिया ऑफ द लिमिट। मेरे साथ बहुत से एग्जाम्पल हैं, एरियाज़ के रिलेटेड है, आपके बर्थडे के हवाले से भी मैं मतलब इस पे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे साथ इतना नहीं होता, तो बस कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक फ्रैक्शन कंसिडर करता हूँ। एक फ्रैक्शन है मेरे साथ, फ्रैक्शन तो आप जानते हैं, ये है 1/3। और तो 1/3 को आप जब कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करते हैं तो आपको ये मिलता है 0.3333 अप टू सो ऑन। मतलब ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। सो इन विच द डॉट्स इंडिकेट्स दैट द डिजिट 3 रिपीट्स इंडेफिनेटली। यहाँ पे ये जो डॉट्स है ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। Although you may have not have thought about the decimal in this way, आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा। मैं आपको इसको एक और तरीके से लिखता हूँ। आपने तो इस फॉर्म में देखा होगा 9 की बुक में, मतलब भी आपने रेशनल इरेशनल में ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे, लेकिन इसको मैं एक अलग अंदाज से अब लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उससे फिर हम लिमिट की कंसेप्ट को इराइज करेंगे, ठीक है। ये जो 1/3.0.33 आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला चीज़ 1/3 इज़ इक्वल टू 0.333, और यहाँ पे ये डॉट, इसको मैं एक ऐसे अंदाज से लिख सकता हूँ कि मैं लिख दूँ कि 0.3 प्लस 0.03 प्लस, अब ज़ीरो को बढ़ाते जाएं 0.003, ठीक है ना। इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और भी आगे जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके 0.0003 प्लस 0.00003, 4 टाइम्स मैंने लिखा है, प्लस अप टू सो ऑन। इस अंदाज से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि ये तो हमने इस अंदाज में लिख दिया है, विच इज़ द सम। ये हमारे साथ एक सम है, सम आप जानते हैं एडिशन है, इन्फिनिटली मेनी टर्म्स। यहाँ पे देखें ना, 0.3 फिर 0.03 फिर 0.003 फिर 3 टर्म फिर 4, इस तरह जाएं
तो ये इन्फिनिटली मेनी टर्म्स का सम है. इट इज द सम of infinitely many terms. ठीक है, मेनी टर्म्स का सम है ये. ठीक है, वी इंटरप्रेट दिस इक्वेजन, ये जो हमने लिखा है ना, इसको आप जो भी नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल इधर आप इसको स्टार कहे, वी इंटरप्रेट स्टार. ठीक है, टू मीन्स दैट द सक्सेशन ऑफ फाइनाइट सम. हम फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसको यानी 0.3 फिर कामा हम लिखें, फिर ये एक अलग चीज़ है कि 0.3 प्लस 0.003 ये एक अलग नंबर हो गया. ये अब 0.3 प्लस 0.003 प्लस 0.0003. ठीक है ना. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1/3. मतलब ये जो है ना 0.3, ये 1/3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. इन द सेम वे अगर आप इसको ऐड करें तो ये भी एग्जैक्ट नहीं है, अगर इसको ऐड करें तो ये भी एग्जैक्ट नहीं है. ठीक है ना. तो इस तरीके से अगर हम जाएं, मतलब पहले एक टर्म हो, फिर 2 टर्म ऐड करें, फिर 3 टर्म ऐड करें, फिर 4, फिर 5, इस तरह के हम जाएं इनफिनिट टाइम्स. अगर हम जाएं ना तो हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है इट्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1/3. यानी 1/3 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये 1/3 के बहुत ही करीब जाएगा. ठीक है ना. ये मैं आपको एक मज़े की बात बता रहा हूँ अभी. इसमें फॉर एग्जांपल एक बंदा है और इसके साथ इतने पैसे हैं ना कि आप कहे कि इसके साथ क्विंट्रिलियन रुपीज़ है. मतलब 1 ट्रिलियन को आप 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करें ना, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे. फॉर एग्जांपल अब बिल गेट्स के पैसे कंसिडर करें, और बिल गेट्स के जो पैसे वो तमाम पैसे आप रखें और फिर उसके साथ आप ये कहें कि इसमें से 1 रुपया कम है, 1 रुपया भी नहीं, 1 पैसा कम है फॉर एग्ज़ाम्पल. तो हम कहते हैं कि यार बस कम नहीं है, बस पूरे है. ये जो बस का कंसेप्ट इधर आता है ना, बस्ट, हम जो कहते हैं ना कि बस यार पूरे हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसके साथ 10 करोड़ रुपीज़ है. सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, 10 करोड़ रुपीज़ है. और एक बंदा कहे कि यार 10 करोड़ रुपीज़ तो इसके साथ है, लेकिन इसमें यार 1 पैसा कम है. तो लोग कहते हैं कि यार बस पूरे है, बस 1 पैसे का क्या बनता है. तो ये जो बस का जो सोच इधर आता है ना, बस का कंसेप्ट, तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट. ठीक है. सो इट्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 1/3. मोर एंड मोर टर्म्स आर इंक्लूडेड. अगर आप यहाँ पे ज़्यादा टर्म इंक्लूड करते हो ना, when more and more terms are included, जब ज़्यादा टर्म इंक्लूड करते हो ना तो फिर यहाँ पे ये आ जाती है. ठीक है, कि ये 1/3 की तरफ जा रहा है. Thus limits even occur in the familiar context of decimal representation of real numbers. यानी रियल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन में भी लिमिट्स की का यूज़ हम करते हैं. ठीक है. अब छोटा सा मैं आपको इसका एक डिफिनीशन लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा समझा रहा हूँ. इसका जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है ना, मैथमेटिकल, पहले वो मैं लिखता हूँ. ऑलरेडी ये मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ कि इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है. सो डिफिनीशन, if f of x is a function
अगर एफ ऑफ एक्स आपके साथ एक फंक्शन है एक्स का एंड सी, कैपिटल सी नहीं है स्मॉल सी है, कैपिटल एल है, बोथ आर बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, ठीक है, देन एल is the limit of f of x as x approaches c. इसको मैथमेटिकल हम इस तरह लिखते हैं, हम ये बोलते हैं L इज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच सी। यहाँ पे ये जो बात आ जाती है ना, ये वाला एक्स अप्रोच सी, इसका ये आप ये भी लिख सकते हो एक्स टेंड्स टू सी। ये वो सर्टन नंबर है, अगर एक्स सी की तरफ जा रहा है, ये एक्स हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे ये नोट करें। और ये सी जो आपको नजर आ रहा है ना, सी, ये वो सर्टन वैल्यू है। अगर एक्स एक्स सी की तरफ जा रहा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर्टन वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो फिर इस फंक्शन का बिहेवियर हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन फिर किधर जाएगा। तो ये फंक्शन फिर एल की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अभी आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एल क्या है। इसके डिफरेंट टाइप्स आप एग्जांपल में दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ हम ऐसा करें ना, हम यहाँ पे ऐसा करें कि यही एग्जांपल, ये जो आपको 0.3 वाला कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया है ना, इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये जो यहाँ पे आपके साथ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, मतलब 0.003 यहाँ पे आप देखें ना, इसमें एक टर्म है, वन टर्म, इसमें टू टर्म्स है, इसमें थ्री टर्म्स थे। फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ टर्म्स को हम सी से रिप्रेजेंट करें, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स सी के हो गए। और एफ ऑफ एक्स आपने कंसिडर किया है इधर, ये आपका ये एफ ऑफ एक्स आप कंसिडर करें, ठीक है। और यहाँ पे ये 1/3 एल होगी, ठीक है। ये 1/3 आपका जो होगी वो एल ही होगी, यानी यहाँ पे आपकी जो एल की वैल्यू है वो 1/3 है, ठीक है। और सी आपको पता चल गया कि इट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। अच्छा, अब इस डिफिनीशन को थोड़ा सा मैं ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में इसका आपको करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ ये ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी रखी है, इधर ये आपको नज़र आ रही है सी, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्स है, और यहाँ पे ये भी एक्स है, ये एरो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार वन पे जब एक्स की वैल्यू थी, यहाँ पे स्टार डॉट, सॉरी ये स्टार डॉट मैंने इसको कहा है, ये स्टार डॉट पे इसकी वैल्यू जो थी ना, तो इधर आपको ये एफ ऑफ एक्स डॉट की वैल्यू दे रही है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे आपको ये दे रही है। फिर जब हम x को मूव करते हैं टूवर्ड सी, तो जब स्टार डॉट 2 पे पहुंच जाते हैं यहाँ पे, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको इधर स्टार डॉट 2 एफ ऑफ एक्स स्टार डॉट 2 यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे,
ठीक है। जो जो मतलब हम सी की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये एल की तरफ जा रहा है। ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये एल की पॉइंट है, ठीक है, ये एल वाली है। यानी चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको इस तरह बनाऊं। ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू है ऑफ दिस व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। ये तो इस साइड से हम आ गए। इन द सेम वे इस साइड से भी आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सी से के साइड राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो इस साइड से हम आ रहे हैं ना, तो इस पॉइंट की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू इधर थी, ठीक है ना, और इस पॉइंट की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको फिर इधर मिल रही थी। लेकिन आप सी की तरफ करीब आ रहे हो तो फिर इसकी वैल्यू आप एल की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, एल की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो ये है लिमिट का कंसेप्ट। अब यहाँ पे अगर आप सी को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसको फिर लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। अगर आप सी को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम द राइट साइड, तो इसको फिर राइट हैंड लिमिट कहते हैं, ठीक है ना। इधर मैंने लिखा भी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है, अगर एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनीशन है व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू सी थ्रू वैल्यूज लेस देन सी। ये जो वैल्यूज है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम वैल्यूज, ये तो सी से लेस है ना। सो अगर आप सी की तरफ जा रहे हो और ये छोटी वैल्यू की तरफ से जा रहे हो, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बाल को आपने ऊपर लटकाया हुआ है, ठीक है, 1000 मीटर आपके साथ फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है टोटल, और आपने 500 मीटर पे इस बाल को लटकाया हुआ है। और अगर आप ज़मीन से ऊपर उस बाल की तरफ जा रहे हो तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर होगी। और अगर आप ऊपर से उस बाल की तरफ आ रहे हो, फॉर एग्जांपल 1000 मीटर से 900 मीटर और फिर 800 मीटर फिर 700 मीटर, तो ये फिर राइट हैंड लिमिट कंसिडर होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स, इसको हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। और अच्छा, यहाँ पे देखें, दीज वैल्यूज आर लेस देन सी एंड दीज वैल्यूज आर ग्रेटर देन सी, आपको नज़र आ रहे हैं। व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू सी थ्रू वैल्यूज ग्रेटर देन सी, देन द लिमिट इज नोन एज राइट हैंड लिमिट। तो फिर इसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं, ठीक है। तो इसको फिर हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ये असल में होता है वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट का मतलब ये है ना, वन साइडेड लिमिट, कि अगर आप एक्स को, अगर आप सी की तरफ जा रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट्स, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये वन साइडेड लिमिट हो गया। अगर आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो ये फिर राइट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए थोड़ा सा मैं आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है, मैथमेटिकल डिफिनीशन में आपके सामने लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल जो हमारे साथ लेफ्ट हैंड लिमिट होता है इसको हम L2 से डिनोट करते हैं, और जो राइट हैंड लिमिट होता है इसको हम उससे करते हैं L1 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आप लिखें राइट हैंड लिमिट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिकली, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस ज़ीरो, ये इसकी नोटेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और ये L1, मैंने इसको L1 से डिनोट किया है, ठीक है, इसको मैंने L1 से डिनोट किया है। ये इस चीज़ का बराबर होता है एफ ऑफ, ये दिस इज जस्ट नोटेशन, एफ ऑफ सी प्लस ज़ीरो,
ये सिंपल नोटेशन है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, इट्स नोटेशन। व्हेन यू सी दिस नोटेशन इट मीन्स इट्स राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये आपको पता है, व्हेन यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड सी थ्रू द वैल्यूज ग्रेटर देन सी, यहाँ पे ये लिखे, व्हेन यू आर approaching to C through values greater than C। ठीक है ना, मतलब ग्राफिकली अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी को कंसिडर करूँ ना, यहाँ पे सॉरी ये ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टैंड पड़ी है तो ये लिखना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी मेरे साथ यहाँ पे है। सो अगर आप इस साइड से आ रहे हो, ठीक है ना, अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो इसको हम फिर कहेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर इस साइड से आप आ रहे हैं तो इसको फिर हम राइट हैंड लिमिट कह रहे हैं, और इसको हम c प्लस ज़ीरो से प्लस, यहाँ पे ये प्लस डिनोट करता है कि यू आर कमिंग टूवर्ड c थ्रू द वैल्यूज ग्रेटर देन c, ठीक है, ये इसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, कि ये क्या भला है लेफ्ट हैंड लिमिट, मैथमेटिकली इसको किस तरह लिखते हैं। तो इसका लिखने का तरीका ये है ना कि हम लिखते हैं सिंपल लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, और इसको मैं डिनोट करता हूँ L2 से, और यहाँ पे ये बन जाएगा एफ ऑफ c माइनस ज़ीरो। ये बात याद रखें कि ये c माइनस ज़ीरो सिंपल आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड c थ्रू द वैल्यूज लेस देन c। तो यहाँ पे आप लिखे, यहाँ पे ये भी एक स्टार पॉइंट है ये, ठीक है ना, स्टार पॉइंट मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे लिखे व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू सी, हाँ आप सी की तरफ अप्रोच कर रहे हो, लेकिन थ्रू वैल्यूज लेस देन सी, ठीक है। तो इसको भी मतलब मैं डायग्रामेटिकली आपके लिए इधर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक लाइन मैंने कंसिडर किया है, इधर मैंने सी रखी हुई है। अगर मैं सी की तरफ आ रहा हूँ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर ये एक लिमिट जो कंसिडर होगी ये कौन सी लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये फिर लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे ज़रूरी पॉइंट आप नोट करें, बल्कि इसकी इतनी अहमियत है कि इसको आप डबल स्टार कहें, ठीक है, डबल स्टार। सो एफ ऑफ एक्स विल हैव द लिमिट एफ ऑफ एक्स की लिमिट होगी, ठीक है, लिमिट, और L1 और L2 दोनों को मैं सिंपल कैपिटल L से अब डिनोट करता हूँ। एज x टेंड्स टू C
if and only if both left hand limiter and राइट हैंड लिमिटर, यानी बोथ की बात हो रही है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिटर और राइट हैंड लिमिटर, ठीक है, दोनों क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट, अगर दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंड आर इक्वल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे आर इक्वल, एग्जिस्ट भी हो रहे हैं और इक्वल भी होनी चाहिए, यानी ये बात है, दैट इज मैथमेटिकली लिमिट x टेंड्स टू c minus 0, c minus 0, f of x is equal to limit x tends to c plus 0, f of x is equal to limit x tends to c, f of x, ठीक है, यानी ये बात हो और ये कैपिटल L के दोनों तीनों बराबर हो, ठीक है ना। मतलब ये तब एग्जिस्ट करेगा लिमिट कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो। तो ये आज जो हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, द डिफिनीशन ऑफ द लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, एंड सम वन ऑफ द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द आइडिया बिहाइंड द लिमिट, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आई विल अपलोड वन वीडियो इन द फॉर द लिमिट कंसेप्ट अगेन, ठीक है, एक वीडियो में एक और भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। फिर आज के लिए ये काफ़ी है।